अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने कुछ आपके पेपर पैटर्न की बात की थी कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, और फिर कुछ उसमें बात हमने ये की थी कि हम जो भी तैयारी करेंगे वो बोर्ड के पेपर के पैटर्न के मुताबिक करेंगे। तो हमने ये भी कहा था कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम मार्क कर लेंगे कि बोर्ड के पेपर में कौन-सा क्वेश्चन आ सकता है, उसकी क्वेश्चन कैसा आएगा और फिर उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से कहाँ तक बनेगा। तो कुछ हमने इस हवाले से बात की थी और 3 हमने ब्रांचेज़ पढ़ ली थी लेक्चर 1 में। तो आज बेटा हम चौथी ब्रांच से स्टार्ट करके ये जो ब्रांचेज़ ऑफ केमिस्ट्री हैं, केमिस्ट्री की शाखें हैं, आज हम ख़त्म करेंगे दूसरे लेक्चर में, ठीक है? और दूसरा बेटा, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप इस वीडियो लेक्चर के बाद जिन बच्चों को केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, इस लेक्चर के बाद आप भी कहेंगे कि सर केमिस्ट्री तो हमें बिल्कुल समझ आ गई है। क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ, जब आप ये लेक्चर एंड कर लेंगे तो आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपको समझ आ जाएँगी और आधी चीज़ें उसी वक़्त याद होती चली जाएँगी। और मैं मज़ीद बता दूँ कि जो भी हम तैयारी करते हैं वो बोर्ड के पेपर के पैटर्न के मुताबिक करते हैं। ये सवालात इसी तरह आएँगे जैसे मैंने लिखे हुए हैं। बेफ़िक्र होके इनको करें और वीडियो सुनें, आपको ये याद भी हो जाएँगे, ठीक है? दूसरी बात बेटा, एक इम्पोर्टेंट बात मैं ये बता दूँ, तो बच्चे बार-बार कमेंट्स कर रहे हैं, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, केमिस्ट्री की करता हूँ तो वो कहते हैं कि सर जी बायो के लेक्चर अपलोड करें, मैं आर्ट्स वालों के लेक्चर अपलोड करें। तो बेटा उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि तमाम के तमाम सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन गई हुई हैं, तमाम लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाएँ, मोबाइल में भी यही ऑप्शन है प्लेलिस्ट, फिर वहाँ मैंने पेपर पैटर्न भी बताए हैं सारे सब्जेक्ट्स के अलग-अलग, और मैथ का लेक्चर भी अपलोड हो गया है। इसी तरह जनरल साइंस का भी हो गया है, कंप्यूटर का, फिज़िक्स का, बायो का, केमिस्ट्री के तमाम की तमाम वीडियो के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, इस चैनल पे आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरे नंबरों की तैयारी करवाएँगे। कोई कमज़ोर बच्चा भी है उसको अच्छे मार्क्स दिलवाएँगे, और पूरे के पूरे साइंस के भी, आर्ट्स के भी, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी इस चैनल पे आपको करवाएँगे। तो बेटा आपने वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है, और चैनल पे अगर कोई बच्चा नया है तो चैनल को इस तरह सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो आप लोग कह रहे होते हैं ना सर, ये वाली वीडियो अपलोड कर दें, वो असल में वीडियो अपलोड हो चुकी होती है, शायद आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता, तो इसलिए वो वीडियो आपको मिल नहीं पाती। अदरवाइज़ हम सारे लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है बेटा? तो चलें आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है, यानी नेक्स्ट 3 हमने पढ़ ली थी, 4th एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, माहौलियाती केमिस्ट्री। अब इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्वेश्चन कौन से बनते हैं जी? 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ सॉरी, ये हाँ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री? दूसरा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द स्कोप एप्लीकेशन ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री? माहौलियाती केमिस्ट्री की तारीफ करें, माहौलियाती केमिस्ट्री का स्कोप लिखें। स्कोप क्या होता है बेटा? ये मैंने लेक्चर 1 में भी बताया था कि जो भी केमिस्ट्री की ब्रांच है, केमिस्ट्री की शाख है, उसमें ज़्यादातर 2 तरह से सवाल आते हैं। एक तो आएगा सीधा-सीधा कि उसकी तारीफ करें, दूसरा आता है उसका स्कोप बताएँ, उसकी एप्लीकेशन बताएँ। स्कोप और एप्लीकेशन क्या होता है कि अगर हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके इस्तेमाल क्या हैं? तो ये स्कोप होता है, ये एप्लीकेशन होती है, ठीक है? तो ये 2 सवाल हो गए हैं, सवाल की आपको समझ आ गई है। आंसर बेटा आपने इंग्लिश मीडियम वालों ने और उर्दू मीडियम वालों ने, ये देखें मैंने बुक ही का पेज लिया है, यहाँ से इट इज़ द साइंटिफिक से लेके एनवायरनमेंट तक मार्क कर लेना है, ये पहले सवाल का आंसर है। और इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग से लेके पॉल्यूशन तक, ये दूसरे सवाल का जवाब है, ठीक है? तो अब इस सवाल को समझते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? आपको पता है कि एनवायरनमेंट माहौल को बोलते हैं, माहौल हमारे इर्द-गिर्द को बोलते हैं, ठीक है? तो जो बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होती है ना, अब देखें हमारे माहौल के अंदर, ये आपको एक एनवायरनमेंट का एक पिक्चर नज़र आ रही है। अब इसमें देखें हमारे माहौल में ये फैक्ट्रियाँ हैं, दरख्त हैं, पानी है, मिट्टी है, हवा है। अब ये जो फैक्ट्री लगी है, अब इसमें से धुआँ निकलेगा। ये जो हमारी हवा में, फ़िज़ा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, उनसे रिएक्ट करेगी, कोई नई चीज़ बनाएगी, फिर
ये जो हमारी ज़मीनों में खादें डलती हैं, पानी जो है बह के इसकी बारिश के पानी से ये पानी में जाएगा, दरियाओं में जाएगा, तो ये फिर जो एसिड और खादें होंगी, वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगी। जो रिएक्शन होगा, जो पानी के अंदर ज़िंदा चीज़ें होंगी, मछलियाँ वगैरह, वो उनसे इफ़ेक्ट होंगी, उनका नुकसान होगा। अब ये सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। बेटा बात समझ आ रही है? माहौलियाती केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी हम माहौलियाती केमिस्ट्री में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि देखें हमारे माहौल के अंदर हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये कैसे आपस में रिएक्शन हो रहे हैं और उनकी कौन-कौन से कीमियाई अमल हो रहे हैं। यानी अगर ये जो हवा में धुआँ जा रहा है आपस में रिएक्शन करके, कीमियाई अमल करके क्या चीज़ बना रहा है और किस तरह वो हमारे हयात का, जानदारों का, हयातियाती जानदारों को किस तरह वो नुकसान पहुँचा रहा है। अब इस चीज़ों का मुताला जो है वो क्या कहलाता है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है? माहौलियाती केमिस्ट्री के जो हमारे अ, इस प्लेनेट पे, इन दिस प्लेनेट यानी हमारी ज़मीन पे, हमारे इस स्यारे पे, यानी ज़मीन पे जितने भी कीमियाई अमल हो रहे हैं या हयातियाती अमल हो रहे हैं, इनका मुताला क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है? अब इसमें फिर मज़ीद वो कहता है कि जैसे इस मज़मून में हम हवा, पानी, मिट्टी मौजूद है, इनमें कीमियाई अशिया जब मिलती हैं तो रिएक्शंस होते हैं। इन रिएक्शंस के क्या असरात होते हैं? मैंने उस पिक्चर में आपको बताया कि देखें अगर ये खाद डलती है, अब ये खाद बारिश के पानी से दरिया में जाएगा, दरिया के पानी के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन कीमियाई अमल करेगा। जब ये कीमियाई अमल होगा तो एक नया तेज़ाब बन जाएगा जो मछलियों को और दूसरे आबी जानदारों को ख़राब करेगा। इसी तरह अब फैक्ट्री से धुआँ निकला है, ये जो फ़िज़ा में हमारी गैसें मौजूद हैं उनसे रिएक्शन करेगा, उससे हम इंसान पे असर, हमारे साँसों की बीमारियाँ, अब ये जो सारे कीमियाई और हयातियाती अमल हो रहे हैं, इनका मुताला जो होता है, वो क्या होता है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो मेरे ख़्याल में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की आपको बड़ी अच्छी-सी समझ आ गई होगी कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या माहौलियाती केमिस्ट्री में हम असल में जो हमारे स्यारे पे मौजूद केमियाई और हयातियाती मज़ाहर हो रहे हैं, उनका मुताला करते हैं। मज़ीद इस मज़मून में हम हवा, पानी और मिट्टी में मौजूद केमियाई अशिया के माख़ज़ हैं, कहाँ-कहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है, फिर उनमें रिएक्शंस कैसे होते हैं और उन रिएक्शंस की वजह से क्या-क्या असरात होते हैं, उनका हम और फिर माहौल पे उसका क्या असर पड़ता है, ज़ाहिर है वो माहौल को आलूदा करते हैं, तो इन चीज़ों का मुताला हम क्या कहते हैं? माहौलियाती केमिस्ट्री। अब दूसरा जो क्वेश्चन बेटा आपका बनता है कि व्हाट इज़ द स्कोप या एप्लीकेशन ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री? जो माहौलियाती केमिस्ट्री है, इसका स्कोप क्या है? यानी स्कोप मैंने अभी बताया क्या होता है कि इस्तेमाल क्या है, यूज़ क्या होता है। तो इसका इस्तेमाल मेरे ख़्याल में हम किसी न किसी हद तक पढ़ चुके हैं। हम ये यानी अगर इसका सिंपल क्वेश्चन रखें कि हम क्यों पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, माहौलियाती केमिस्ट्री को आखिर पढ़ते ही क्यों हैं? भई हम इसलिए पढ़ते हैं कि देखिए रिएक्शन हो रहे हैं, उससे हमारे माहौल पे क्या असरात पड़ रहे हैं, माहौल किस तरह आलूदा हो रहा है और क्या हो सकता है कि हम इस आलूदगी से बच सकें। तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो इन बातों का मुताला हमें इस काबिल बनाता है कि हम माहौल पर होने वाले असरात की वजूहात जान सकें। क्यों आलूदा हो रहा है पानी? क्यों हवा आलूदा हो रही है? और इस आलूदगी को कम करने के तरीके ढूँढ सकें, इसलिए हम माहौलियाती केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में भी आए हुए हैं, इनको आपने याद करना है, इतना याद करना है जितना मैंने इसको मार्क किया हुआ है। अच्छा बेटा मेरे जो बच्चे, मैं पहले भी वीडियो में बताता होता हूँ कि मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हर साल क्लास में 15 से 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो 60 नंबर होते हैं आपके केमिस्ट्री में, 60 में से 60 लेते हैं। उनका तरीकाकार क्या होता है कि वो नोट्स, स्टिकी नोट्स लेते हैं जो पेज पे चिपक जाते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन उनको लिख के देता हूँ, वो क्वेश्चन उन स्टिकी नोट्स पे लिख के पेजेस पे अटैच कर लेते हैं और बुक पे मार्क कर लेते हैं। तो आप भी ऐसा ही करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कोशिश करें आप रफ नोटबुक ले लें, एक रजिस्टर ले लें मोटा-सा, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, और उन पे ये सवाल लिखें और याद कर के इनको लिखें। इस इंशाल्लाह आपको एक तो ये सुनने से ज़्यादा याद हो जाएँगे, जब आप इसको एक बार याद करके लिखेंगे, तो आपको ये कभी भूलेंगे नहीं। और अगेन बता दूँ, मैं वही सवालात मार्क कर रहा हूँ जो बोर्ड में आएँगे और इंशाल्लाह आएँगे, ठीक है? तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास ये जो टॉपिक हम देख लेते हैं, क्योंकि हम टॉपिक वाइज़ ज़रूर चलेंगे ताकि हमें पता हो कि हमारी बुक के अंदर क्या है। तो बुक में बेटा ये आप अगर देख सकते हैं, इसमें क्या है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी जो 5वीं ब्रांच है, ये हमने पढ़नी है। तो इस 5वीं ब्रांच में क्या चीज़ है? एनालिटिकल, तज्ज़ियाती केमिस्ट्री।
अब इसके अंदर सवाल क्या बनता है, एक ही क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? अच्छा देखें, एनालिटिक तज्जियाती केमिस्ट्री, तज्जिया करना। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? तज्जिया करना। इसमें हम तज्जिया करते हैं, एनालाइज करते हैं चीज़ों को, एनालिसिस करते हैं चीज़ों को, मुख्तलिफ सब्सटेंस का एनालिसिस करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का तज्जिया करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये तज्जिया आप लफ्ज़ बार-बार बोल रहे हैं, ये तज्जिया क्या होता है? मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए, आपको कुछ बच्चों को पता ही होगा, H2O ये पानी का फ़ॉर्मूला है, ठीक है? H2O क्या है? पानी का फ़ॉर्मूला है। अब जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है या तज्जियाती केमिस्ट्री है, अब इस पानी के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है? भाई ये स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल की, पानी के। इनमें एंगल कौन-कौन से बन रहे हैं? ये बन रहे हैं। क्या-क्या चीज़ें हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और उसमें कौन-कौन से आयन्स हैं? कि 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। मतलब एक एटम का, मॉलिक्यूल का, चीज़ों का तज्ज़िया करती है कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं और किस तरह मौजूद है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, कितने परसेंट है। तो ये चीज़ों का तज्ज़िया होता है कि उनको उधेड़ के रख देना, चीज़ों को बीच में से निकालना, ये होता है तज्जिया। अब मतलब मसलन पानी पानी का मॉलिक्यूल है H2O, उसमें कितने हाइड्रोजन है? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन में कितना एंगल है? 104 का। अब ये चीज़ें, ये बातें हमें किसने बताई हैं? तज्जियाती केमिस्ट्री ने, ठीक है? तो तज्जियाती केमिस्ट्री क्या करती है? तज्जिया करती है चीज़ों का, एलिमेंट्स का या कंपाउंड का। इन यानी जो एलिमेंट और कंपाउंड मौजूद होते हैं, इन इन चीज़ों को अलहदा किया जाता है। यानी जैसे अब ये पानी का मॉलिक्यूल है, इन एक एक मॉलिक्यूल को अलग करेंगे, मैंने कहा ना कि उधेड़ के रखते हैं और फिर चीज़ों को बीच में से देखते हैं कि इसमें क्या है, कितने परसेंट है, इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, इर्तिकाज, यानी 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री, तज्जियाती केमिस्ट्री, ठीक है? मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी, मैं फिर भी इसको समराइज़ कर देता हूँ। केमिस्ट्री के इस शोबे में मुख्तलिफ मादी अशिया का तज्जिया किया जाता है। तज्जिया मैंने बता दिया। इस तज्जिए में क्या क्या होता है? इन अशिया में मौजूद एलिमेंट कौन कौन से हैं? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कंपाउंड कौन से हैं? इनको अलहदा किया जाता है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, और उनकी कंसंट्रेशन मालूम की जाती है कि कितने परसेंट हाइड्रोजन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है। तो बेटा इस टॉपिक में यही वाला एक क्वेश्चन बन रहा था, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक में देखते हैं हमारे पास कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास दो सवाल हैं। एक व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज द स्कोप, एप्लीकेशन या यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि जो शाखें हैं या ब्रांचेस हैं, इनमें ज़्यादातर इसी तरह क्वेश्चन आता है कि उसकी डिफाइन करें और उसकी तारीफ लिखें और उसका स्कोप लिखें, उसका इस्तेमाल लिखें या उसकी एप्लीकेशन लिखें, कोई भी लफ्ज़ आ सकता है। तो खैर पहले हम देखते हैं जी, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। अच्छा बेटा, बायो का लफ्ज़ आप माइंड में बिठा लें। बायो का मतलब होता है ज़िंदगी। बायो का क्या मतलब होता है? ज़िंदगी। बायो का मतलब होता है ज़िंदगी, लाइफ़। बायो का क्या मतलब होता है? ज़िंदगी, लाइफ़। तो बायोकेमिस्ट्री, तो जिंदगी में केमिस्ट्री, यानी जो जानदारों में, जिंदगी के हयात में, जानदारों में जो केमिकल मौजूद है, केमिकल कंपाउंड मौजूद है, उनका मुताला जो है ये बायोकेमिस्ट्री है। अब आप कहेंगे कि सर ये जानदारों में भी होते हैं केमिकल कंपाउंड। बेटा जितने केमिकल कंपाउंड जानदारों में होते हैं कहीं और मौजूद ही नहीं है। आपकी जो बॉडी है, आपके खून में जो सेल हैं, एटम हैं, वो सारे मॉलिक्यूल ही होते हैं। आपका जो गोश्त है, ये चर्बी है, ये भी एक किस्म का मॉलिक्यूल है। आपका डीएनए है, ये भी एक किस्म का मॉलिक्यूल है। तो जब देखें, एक हमारे पास जानदार है, जैसे हम इंसान हो गए, एक हमारे पास बेजान चीजें होती है, जैसे पानी हो गया। अब ये बेजान चीजें, तो जब हम, अब पानी के भी मॉलिक्यूल होते हैं, जानदारों में भी मॉलिक्यूल होते हैं, खून के मॉलिक्यूल हैं, चर्बी के हैं, गोश्त के हैं। तो जब हम जानदारों की मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ये हम पढ़ते हैं किसमें? बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है? तो जो बायोकेमिस्ट्री है ये क्या है? जानदारों में मौजूद केमिकल कंपाउंड और उनकी वजह से वजूद में आने वाली मज़ाहिर जिंदगी, जो जिंदगी है, यानी मतलब किस तरह खून हमें जिंदा रखे हुए है, उसकी वजह से हम किस तरह जी रहे हैं, इन चीज़ों का जो मुताला होता है ये बायोकेमिस्ट्री होता है। तो मेरे ख्याल में बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा बेटा,
मैंने एक वीडियो अपलोड की है चैनल पे। आपने अगर नहीं देखी इसको ज़रूर सुने, क्योंकि आप ना नई क्लास में आए हो, 8 क्लास से आप नई क्लास में आए हो 9 में। अच्छा, 8 क्लास में आप ज़्यादातर क्या करते हो कि चीज़ों को याद करते हो। मतलब जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, मैं एक कमेंट पढ़ रहा था तो वो बच्ची कह रही थी कि सर लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद हमें पढ़ के सुना दिया करें। चलिए वो मैं सुना दिया करूँगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने बताया है, इसमें मैंने कई पॉइंट्स बताए हैं जो आपकी 9th क्लास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसमें एक बात मैंने ये भी बताई है कि आपने रट्टे नहीं लगाने हैं, जो लफ्ज़ लिखा हुआ है रवां-दवां लिख भई ऐसे ज़रूरी नहीं है। ना बोर्ड में ये ज़रूरी है कि आप यही लिखें कि रवां-दवां, भई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप बोर्ड में मसलन इस बोर्ड की डेफिनिशन में आप ये लिख देते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, जानदारों में मौजूद केमिकल कंपाउंड और उनका आपस में रिएक्शन मालूम करते हैं हम, तो ये आपकी डेफिनिशन काबिल कबूल है। अगेन कहता हूँ, अब मतलब आपने थीम पकड़ना है। मैं तो कहता हूँ कि आप बिल्कुल रट्टा ना लगाएं, रट्टे भूल जाएंगे। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें और कॉन्सेप्ट पे ही बोर्ड के पेपर चेक होते हैं। अगर मसलन मैं असल में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बाद लफ्ज मुश्किल लिखे होते हैं, तो ये ना हो कि रवां दवां ये चीज आपको याद नहीं हो रही तो आपको सर मुश्किल है। भाई बायोकेमिस्ट्री, जानदारों में केमिस्ट्री को पढ़ना बायोकेमिस्ट्री होता है, तो ये इनफ है, ये बात आपकी हो गई है। मतलब बिल्कुल भी अपने कुछ लफ्ज़ आपने बुक के यूज़ कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बुक को बिल्कुल छोड़ देना है। मैं बस आपको यहाँ पे इतना समझाना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा लफ्ज़ जो आपको मुश्किल लग रहा है, उस लफ्ज़ को आप छोड़ देंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्कोप, एप्लीकेशन या यूज़ ऑफ बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री क्यों हम पढ़ते हैं? इसका इस्तेमाल क्या है? स्कोप क्या है? एप्लीकेशन क्या है? मैंने अभी बताया कि जितने जितने जानदारों के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं उतने तो कहीं भी नहीं होते। हमारी चर्बी, ये फैट्स के मॉलिक्यूल होते हैं, गोश्त प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये सारे हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, बेटा ये जो हमारे जिस्म में कंपाउंड है, ये इनके नाम है, आप नाम याद कर लेंगे, ठीक है? जैसे अब न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, इनकी साख्त हमें पता चलती है, इसलिए हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इस टॉपिक में बल्कि हम पहले बुक में ज़रूर देख लें, क्योंकि बुक देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप भी जब बेटा जब लेक्चर ये सुन लें तो एक बार बुक को रीड ज़रूर करें। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इसके बाद हमारे पास 7th वाली डेफिनिशन है। इसमें अच्छा एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री? न्यूक्लियर केमिस्ट्री अच्छा क्या होती है? मैं आपको ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियस से है, ठीक है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री किससे है? न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है? अच्छा बेटा देखिए, जो हमारा एटम होता है ना, एटम आप लफ्ज़ सुनते आ रहे होंगे, 8th में भी पढ़ा होगा, या आप यूँ समझ लें कि जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये एटम से मिलके बनी होती हैं। तो एटम की स्ट्रक्चर जो है, ये साख्त है, वो कुछ इस तरह की होती है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये अब एटम है। अब इसके अंदर ये जो दरमियान में है ना, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है? ये जो प्लस का साइन नज़र आ रहा है, ये एटम है और पूरा, और ये जो प्लस है ना, ये न्यूक्लियस है। ये देखें, अब ये इसमें ये ग्रीन वाली जो नज़र आ रही है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। पूरा एटम है और ये ग्रीन वाली चीज़ क्या है? न्यूक्लियस है। इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इस न्यूक्लियस के अंदर ना, ये जो न्यूक्लियस देखें, अब यहाँ पे मैं बल्कि कोई, हाँ अब ये देखें, ये दो एटम है। अब इसके अंदर ये जो दरमियान में चीज है ना, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। समझ आ रही है न्यूक्लियस? अब ये अब न्यूक्लियस है। ये जो ग्रीन वाला है, ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हर वक्त रिएक्शन होते रहते हैं, ठीक है? इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते रहते हैं? रिएक्शन होते रहते हैं। जब हम एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन को पढ़ते हैं, तो ये कौन सी केमिस्ट्री होती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री सिंपल है भाई। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एटम के न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शन का मुताला करते हैं। बात समझ आई है ना, कि एटम है, उसके अंदर ये जो ग्रीन है, ये न्यूक्लियस कहलाता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन है, केमियाई अमल हो रहे होते हैं, ये निशान साइडों में नजर आ रहे होंगे। असल में होता क्या है, ये रिएक्शन करते हैं, एक न्यूक्लियस टूट के दो में तकसीम हो जाता है, इस तरह रिएक्शन होते हैं। तो इन न्यूक्लियस के, अब देखें, ये न्यूक्लियस टूटा है, दो रेडिएशन ये देखें, अब आपको ये तस्वीर दिखाऊं, ये न्यूक्लियस टूटा है, इसमें से रेडिएशन यानी एनर्जी खारिज हुई है।
ये कितनी एनर्जी खारिज हुई है, क्यों हुई है, इन चीज़ों का मुताला जो होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री होता है, ठीक है? तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एटम के न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शन का मुताला करते हैं। इन रिएक्शन में रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है? यही रेडिएशन खारिज होना, शुआएँ खारिज होना, इसको रेडिएशन बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस में होने वाले दूसरे न्यूक्लियर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और एटम के न्यूक्लियस की तब्दीली हो रही होती है, 1 से 2 में तक़सीम हो रहे होते हैं। तो इनको हम ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ठीक है? मेरे ख्याल में ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है पॉलीमर केमिस्ट्री, ये वाला हमारा टॉपिक है 8th। पॉलीमर केमिस्ट्री अब क्या होती है? सेम उसी तरह आसान है हमारे पास। वैसे भी हम चीज़ों को आसान करके ही पढ़ते हैं इंशाल्लाह और उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आ रही होगी, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, इससे हौसला होता है। और बेटा अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही या कुछ आप कहते हैं कि सर इस तरह नहीं, इस तरह पढ़ाया करें, तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। उससे मतलब क्योंकि मैं क्लास में होता हूँ ना, तो मैं एक-एक बच्चे को देख रहा होता हूँ कि कौन बच्चा सुन रहा है, किसको समझ आ रही है, किसको नहीं आ रही, तो उसी वक़्त मैं उसको की करेक्शन करवाता हूँ। लेकिन अब आप मेरे सामने नहीं है, तो कमेंट्स के ज़रिए ही पता चलेगा। अगर समझ आ रही है तो बेटा ज़रूर कमेंट में बताएँ कि जी सर ओके है, सब फ़ाइन है, समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही, फिर भी बताएँ कि सर इस चीज़ को इस तरह तब्दील कर लें, ठीक है? इसके बाद बेटा नेक्स्ट है पॉलीमर केमिस्ट्री। मैंने बताया था पॉलीमर है, इसमें मार्किंग क्या है? 2 क्वेश्चन हैं। अच्छा ठीक है, मैंने इसमें ना मार्क नहीं किया, वो दूसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में। एक क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ पॉलीमर केमिस्ट्री और एक क्वेश्चन ये भी बनेगा व्हाट इज़ पॉलीमर? ठीक है? पॉलीमर क्या होते हैं? व्हाट इज़ पॉलीमर? ये बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आएगा आपके ज़रूर। पॉलीमर क्या होता है और फिर पॉलीमर केमिस्ट्री क्या होती है? 2 क्वेश्चन है इसमें। अच्छा अब देखें पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारे जिस्म के अंदर ना बड़े-बड़े छोटे मॉलिक्यूल नहीं होते, बड़े-बड़े मॉलिक्यूल। अब देखिए छोटे-छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े-बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं, पूरी चेन बना देते हैं। ये देख रहे हैं, ये छोटे-छोटे मॉलिक्यूल थे और इन्होंने मिलके बड़े-बड़े मॉलिक्यूल बना दिए हैं। देख रहे हैं एक चेन बनी हुई है मॉलिक्यूल की। यही तो पॉलीमर होते हैं, नज़र आ रहा है ना लिखा हुआ? छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको हम पॉलीमर बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल के लफ्ज़ से अगर आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, आप यूँ समझें जैसे पानी है ना H2O एक मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो इसी तरह जैसे अब ये एक मॉलिक्यूल है और मिल के जब ये या आप ये ग्रीन वाली एक चीज़ नज़र आ रही है, एक मॉलिक्यूल है और ये सारे मिल के बना रहे हैं, छोटे मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये पॉलीमर है। तो पॉलीमर की समझ आ गई कि छोटे मॉलिक्यूल कतार अंदर कतार जोड़कर बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर, ठीक है बेटा? लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज़ ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल या बिल्डिंग ब्लॉक, छोटे-छोटे ब्लॉक से मिलके जो मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल बनेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। अच्छा अब पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है? भई नाम से ही पता चल रहा है, जब हम इन पॉलीमर्स की, बड़े मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसे है, इनकी खासियतें प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इन बने कैसे हैं, इनका मुताला करते हैं, तो ये पॉलीमर केमिस्ट्री होती है। पॉलीमर केमिस्ट्री में हम इन बड़े मॉलिक्यूल के ख़ास प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उनकी साख्त पढ़ते हैं और इनको बनाने का तरीका पढ़ते हैं। तो ये क्या है? पॉलीमर केमिस्ट्री। तो 2 क्वेश्चन थे इस टॉपिक में। पॉलीमर क्या है? छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है कि हम इसमें पॉलीमर को पढ़ते हैं कि पॉलीमर जो होते हैं यानी ये बड़े मॉलिक्यूल, इनकी खासियतें क्या होती हैं, ये बनते कैसे हैं, इनकी स्ट्रक्चर साख्त कैसी होती है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक या हेडिंग है वो है जियोकेमिस्ट्री, ठीक है? जियोकेमिस्ट्री। अच्छा बेटा आपने कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा, मतलब समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कुछ बच्चे मतलब असल में हर बच्चे की अपनी एक नेचर होती है। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं सर आप बहुत अ, बोर करते हैं, आराम-आराम से पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर बड़ा मज़ा आता है, आप पढ़ाते हैं तो सुनते हुए याद हो जाता है। हर बच्चे की अपनी नेचर होती है। तो बेटा आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरे पास मेरे बच्चे जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे साथ यूट्यूब पे मेरे लास्ट ऑफ स्टडी पे पढ़ रहे हैं, वो किस नेचर के हैं? जल्दी पढ़ाया करूँ या आपको इसी तरह मज़ा आता है? ठीक है? ज़रूर बताना है आपने। अच्छा जी, जियो केमिस्ट्री वाला टॉपिक है नेक्स्ट, इसमें देखते हैं हमारे पास कौन-कौन से क्वेश्चन बनते हैं। जी, इसमें भी हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। अब 2 क्वेश्चन हैं, एक है व्हाट इज़ जियो केमिस्ट्री? जियो केमिस्ट्री की तारीफ़ करें और दूसरा है जियो केमिकल मैपिंग क्या होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियो केमिकल मैपिंग क्या है?
अच्छा, अब जियोकेमिस्ट्री पहला क्वेश्चन है जियोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ डी केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्स एंड मिनरल इज कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री। अब देखिए मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम ज़मीन के अज्जाए तरकीबी, माख़ज़ और मादनियात का मुताला करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब देख रहे हैं, अब ये ज़मीन है। अब हमारी ज़मीन जो है उसके कितने पार्ट हैं, आपने 8th में तो नहीं था ये मेरे ख़्याल में टॉपिक, ये था मुझे भूल गया। अब ये ज़मीन है, इसके अंदर पहली लेयर है, दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है, फिर उस पहली लेयर में क्या है, दूसरी में क्या है, और फिर नीचे जाके मादनियात कहाँ पे मौजूद होती हैं, कैसे होती हैं, कहाँ से निकलेंगी, कैसे बनी है मादनियात, इनका मुताला जो है ये हम पढ़ते हैं जियोकेमिस्ट्री में, ठीक है? कि हमारी ज़मीन जो है उसके अज्जाए तरकीबी क्या हैं, उनकी कंपोज़िशन क्या-क्या चीज़ों से मिल के बनी है हमारी ज़मीन, ठीक है? उसमें मिनरल्स यानी जैसे कोयला, तेल कहाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा, इनकी जो स्टडी है ये जियोकेमिस्ट्री कहलाती है। अच्छा, जियोकेमिकल मैपिंग क्या होता है? इसमें ना हम नक्शे बनाते हैं। ये देख रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जियोकेमिकल मैपिंग है। एक नक्शा बनाएँगे, ये एक नक्शा बना हुआ है कि इतनी लेयर पे जाके ये चीज़ है, इतनी पे लेयर पे ये चीज़ है। इस नक्शे का फ़ायदा क्या होता है? एक तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन-सी मादनियात, लोहा, सोना या कोयला या तेल कहाँ पे मौजूद होता है, और फिर कोई माहौल में खराबी पैदा हो रही होती है तो वो भी हम इस जियोकेमिकल मैपिंग के ज़रिए समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये जियोकेमिकल मैपिंग है। ये 2 क्वेश्चन थे इसके। इसके बाद बेटा हमारा जो 10th वाला क्वेश्चन है मेडिसिनल केमिस्ट्री है, में नज़र आ रहा है छोटा-सा ही, ये मेरे ख़्याल में एक ही उसका होगा मेडिसिनल, हाँ, नहीं इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं, छोटे-छोटे हैं लेकिन 2 क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ मेडिसिनल केमिस्ट्री, और फिर व्हाट इज़ द स्कोप एप्लीकेशन ऑफ मे मेडिसिनल केमिस्ट्री। अच्छा, मेडिसिनल केमिस्ट्री मेडिसिन से है, ठीक है? मेडिसिनल, मेडिसिन से नाम से ही पता चल रहा है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में असल में हम क्या करते हैं कि केमिस्ट जो है रिएक्शन पढ़ते हैं, जिनकी वजह से हम मुख्तलिफ दवाइयाँ बना सकते हैं, कि कौन से रिएक्शन, कौन-कौन सी चीज़ें मिला के हम एक नई दवाई बनाते हैं जिससे बीमारियों के इलाज हो सके। केमिस्ट क्या करते हैं, यानी ये सारी चीज़ें किसमें पढ़ेंगे हम? मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है? यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, एक मेडिसिन बनाने वाले बनना चाहते हैं, तो आपको किस ब्रांच में जाना पड़ेगा? मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राई टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज़ मेडिसिन। इस ब्रांच में जो केमियादान है, के फार्मासिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, वो दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है? तो ताकि वो दवाई तैयार हो, और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि इसका स्कोप क्या है? इसका फ़ायदा क्यों पढ़ते हैं? इस इल्म में दवाइयाँ की दरियाफ़्त, इनका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, और फिर वो हमारे बदन में जाके किस तरह उसका असर हो सकता है, ये चीज़ें हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा? समझे, मतलब आसान सी चीज़ है। अगेन कह रहा हूँ बेटा, लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है इस पे थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मेडिसिन केमिस्ट्री भई जिसमें हम मेडिसिन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ताकि हम भई नई दवाइयाँ ढूँढ सकें, उनके इलाज ढूँढ सकें। ठीक है? इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। अच्छा, इससे पहले बेटा मैं बता दूँ, ये जो दिलचस्प मालूमात है इस पे एमसीक्यूज़ लिख लें। ये एमसीक्यूज़ आ सकता है आपके बोर्ड के पेपर में, इसको एमसीक्यूज़ लिखें, ठीक है? ये एमसीक्यूज़ आ सकता है बोर्ड में, ये लिख लें। एमसीक्यूज़ कैसे आएगा? मैं बताता हूँ, पहले आप इसको ना एमसीक्यूज़ लिखें इस तरह। एमसीक्यूज़ आएगा कि डैश की मदद से हम ज़मीन के अंदर मौजूद पानी को ऊपर लाकर इमारत को सर्दियों में, गर्मियों और गर्मियों में ठंडा करते हैं। तो किसकी मदद से? जियोथर्मल हीट पंप के ज़रिए। तो इस डिवाइस के ज़रिए हम, तो ये डैश होगा, ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे, मैंने बताया ना कि मैं आपको साथ-साथ मार्क करवाऊँगा। जो शॉर्ट, जो एमसीक्यूज़ में मार्क करवाऊँ वो करते जाएँ, इंशाल्लाह बोर्ड में आपके पूरे नंबर आएँगे, इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, एस्ट्रोकेमिस्ट्री में फल्की केमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं जी, नेक्स्ट एक ही सवाल है हमारे पास। एस्ट्रोकेमिस्ट्री छोटा सा है तो ये पूरा ही मार्क कर लें। अच्छा, बाल बच्चे कह रहे थे कि सर हमें तो स्कूल में छोटा-छोटा मार्क करवाया गया है। अब देखें, एस्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, अगर आप इसको यहाँ तक पहली लाइन तक मार्क कर लेंगे ना, तो ये ठीक है, इनफ है। शायद मार्क्स ना कटें, शायद बोर्ड में मार्क्स ना कटें। लेकिन अगर आप 100% तैयारी करना चाहते हैं ना, आप कहते हैं भई मेरा बिल्कुल ही 1 नंबर ना कटे, तो फिर जो मैं मार्किंग करवाऊँ वो ही करें, ठीक है?
तो मैं बताया कि अब्बास टीचर ये चेकर पे है, वो यहाँ तक ठीक कर दे, लेकिन जो ओरिजिनल आंसर है होगा वो मैं मार्क करवाऊँगा, बाकी आपकी अपनी है। अगर किसी स्कूल टीचर ने कम मार्क करवाया है, अगर वहाँ से कोई करना चाहता है तो भई अपनी ज़िम्मेदारी पे कर ले, लेकिन जो मैं मार्किंग करवा रहा हूँ ना वो बोर्ड में 100% वाले मार्क्स हैं, ठीक है? क्वेश्चन है जी हमारे पास, आस्ट्रो केमिस्ट्री क्या होती है? आस्ट्रो आस्ट्रो पता है ना, आस्ट्रो ऊपर फल्की, स्पेस, खला, इसमें केमिस्ट्री पढ़ना। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा बेटा जैसे मैंने बताया ना, हमारे जैसे पानी एक ये भी एटम है, हमारे जिस्म में चर्बी है, ये भी एटम है। इसके अलावा जो हमारी स्पेस है, हमारा जो ये मिल्की वे गैलेक्सी है ना, ये पूरी खला और फिजा, इनके दरमियान में भी एटम और मॉलिक्यूल मौजूद हैं। पूरी ये जो कहकशाएँ नज़र आ रही हैं, इनके अंदर भी एटम और मॉलिक्यूल मौजूद हैं। तो इस स्पेस में जब हम एटम और मॉलिक्यूल को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, यानी हम ऐसी केमिस्ट्री पढ़ें जो स्पेस में हमारी खला में मौजूद एटम और मॉलिक्यूल का मुताला करती है, ये क्या कहलाती है? एस्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है? नाम सिंपल, क्योंकि फल्की केमिस्ट्री है भई, जो फल्कियात, खला और सितारों के दरमियान पाए जाने वाले जो भी मॉलिक्यूल और आयन्स, अच्छा ये मॉलिक्यूल, आयन, एटम आप यूँ समझ लें कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मिलके बड़ी चीज़ें बनाते हैं हमारे अंदर, ठीक है? तो ये केमिस्ट्री है, ठीक है? फल्की केमिस्ट्री क्या है? जिसमें हम खला और सितारों के दरमियान मौजूद एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड का मुताला करते हैं। आगे वाली लाइन, मज़ीद इन अशिया की रेडिएशन मैंने बताया था कि जो इनमें से एनर्जी निकलती है, जब ये टूटते हैं ना तो इनमें से एनर्जी निकलती है। देखिए नज़र आ रही है ना एनर्जी निकलती हुई, ये वाली। तो इनमें से एनर्जी निकलती है, फिर वो हमारी फ़िज़ा में आती है। तो इनका मुताला जो है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? हमारी खला में मौजूद एटम और मॉलिक्यूल का मुताला जो है, ये एस्ट्रोकेमिस्ट्री है। फल की केमिस्ट्री। अच्छा बेटा ज़रूर जाते हुए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर जा बताएँ कैसा लगा आपको लेक्चर, समझ आ रही है, मुश्किल तो नहीं लग रही? दूसरा आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें ये इंशाल्लाह सेटल डाउन हो जाएँगी। 2-3 लेक्चर जब आप सुनेंगे ना, आहिस्ता-आहिस्ता आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएँगी। और अगेन कह रहा हूँ, हर लेक्चर सुनें आप, तमाम के तमाम सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, जाके सुनें, अपनी तैयारी करें और छा जाएँ इंशाल्लाह। बोर्ड में मेरा इरादा है आपका 100% मार्क्स आपको दिलाऊँगा। आप भी कमेंट में इंशाल्लाह लिखिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।